हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बच्चों उसका एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व? क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है? क्या एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है? तो आंसर है यस। पर बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव शेप्ड कर्व होता है। कनकेव, याद करिए, हमने सीखा था कि इसकी शेप कनकेव होती है। इसकी शेप कनकेव होती है, बिल्कुल। पर बच्चों फिर इसका रीजन भी सीखा था कि अगर इसकी कनकेव शेप है तो इसके कनकेव शेप होने का रीजन था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रेगुलरली बढ़ना। ठीक है ना? याद करिए, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि व्हेन यू ट्रांसफर योर रिसोर्सेज फ्रॉम योर बेस्ट यूज टू योर सेकंड बेस्ट यूज, देयर एफिशिएंसी सफर्स, उनकी एफिशिएंसी सफर करती है। और टू प्रोड्यूस एवरी एडिशनल मशीन, मैंने एग्जांपल लिया था सेकंड बेस्ट यूज, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एवरी एडिशनल मशीन यू हैव टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरी टाइम मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, यू हैव टू सेक्रीफाइस। दैट मींस MOC विल रेगुलरली इंक्रीज। ठीक है? फॉर द फर्स्ट मशीन यू हैव टू सेक्रीफाइस लेट्स से 5 क्लोथ ऑफ बेल, देन फॉर द सेकंड इट्स 10, देन इट्स 15, देन इट्स 20 एंड सो ऑन। MOC was increasing, so the shape was concave to the point of origin, to the point of origin. बट टुडेज क्वेश्चन, क्या कभी ये स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है? तो बच्चों इसकी शेप MOC पे डिपेंड करती है। अगर MOC रेगुलरली बढ़ रहा है तो शेप कनकेव है। अगर MOC कांस्टेंट रहा, अगर MOC या MRT कांस्टेंट रहा तो यस, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व पॉसिबल है। ठीक है? अब उसमें भी बातें दो निकल के आ रही हैं बच्चों। MOC मुझे सेम रखना है तो वहां एक पॉसिबिलिटी है MOC के सेम होने की कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो तो MOC सेम रहेगा ही रहेगा। और MOC इनफैक्ट उस केस में 1 के बराबर आएगा। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो ये वाली बात को हमें समझ में आना चाहिए कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट से क्या मतलब है। बच्चों रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट से मतलब है कि मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सपोज लेबर, अगर मैं उनको फर्स्ट यूज में ले रहा हूं तब भी उनकी वही एफिशिएंसी है। मींस अगर एक लेबर एक बेल ऑफ क्लोथ बना रहा था और मैंने उसको बेल ऑफ क्लोथ से मशीन की फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया तो उसके पास उतनी ही एफिशिएंसी है कि वो एक मशीन बना सकता है। यानी उस एक लेबर से अगर एक क्लोथ बेल की बनवा लो तो वो बना लेगा, नहीं तो अगर मशीन की फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे तो एक मशीन बनवा लो, वो मशीन बना लेगा। तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में इक्वल है। इसको बोलते हैं रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट। तो बच्चों ऐसे केस में MOC हमेशा ही 1 होगी, मींस 1:1 होगी। आइए एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। देखो, यूज 1 बच्चों जिसको हमने लास्ट लेक्चर में लिया था क्लोथ, यूज 2 जिसको हमने लास्ट लेक्चर में लिया था मशीन। सपोज देयर इज ओनली वन फैक्ट्री, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ क्लोथ, एंड द 4 बेल्स आर प्रोड्यूस ओवर हियर, देयर इज नथिंग ऑफ मशीन, दैट इज 0. Now if you are transferred from cloth machine to the cloth factory to the machine factory, 1 labor, तो बच्चे एक वो मशीन बना लेगा तो एक क्लोथ ऑफ बेल उसको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी मैंने उस लेबर को इक्वली एफिशिएंट मान लिया क्लोथ बनाने के लिए या फिर मशीन बनाने के लिए। फिर जब हमने उसको फिर से ट्रांसफर कर दिया तो एक और सेकंड वाले को, तो 2 मशीन बन गई, लेकिन क्लोथ भी एक सफर करेगा, यानी क्लोथ भी अब 2 ही बनेंगे। यानी हर टाइम एक बार आप
क्लोथ माइनस करते चले जाओ, हर बार एक मशीन ऐड ऑन करते चले जाओ, तो हम कहेंगे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है मशीन और क्लोथ को बनाने में। और इस केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवरी टाइम 1:1 रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इस केस में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे कि इन फिगर। सपोज बच्चों मैं y एक्सिस पे यूज 1 ले रहा हूं और x एक्सिस पे मैं यूज 2 ले रहा हूं, ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन ए बोलता है कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल द 4 बेल ऑफ क्लोथ दैट इज यूज 1 में, अगर आप उसको ले रहे हो तो यूज 2 आपका 0 है, तो आपका पॉइंट ए इस कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है 4 0 को, ठीक है। देन पॉइंट बी इज रिफ्लेक्टेड बाय 3 1, दैट इज दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। 3 bales of cloth, 1 unit of machine. Then again 1 labor transferred from cloth factory to machine factory, then the combination is 2:2. This is the combination C, point C. Then 1 for 3, this is the combination D. Then 0 yani nothing of cloth and all the 4 of machine, combination E. और आप देख पा रहे हो बच्चों, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। तो अभी आप देख पा रहे हो कि शेप जो है वो कनकेव नहीं आ रही है। कनकेव आएगी भी कैसे बच्चों, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर सेम है 1:1, ठीक है। तो MOC इज 1:1, और यहां पर हम क्या चीज पहचान पा रहे हैं कि रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, यानी कि MOC सेम भी है और रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट भी हैं। पर मैं एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज अगर इक्वली एफिशिएंट होंगे तभी हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। रिसोर्सेज अगर इक्वली एफिशिएंट नहीं भी हुए पर MOC अगर सेम हुआ तो भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, यानी कि MOC का सेम रहना जरूरी है, ठीक है। रिसोर्सेज का इक्वली एफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। आओ मैं सेकंड केस में समझाता हूं कि क्या पॉइंट है। देखो सेकंड केस पे आइए, यहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंटली एफिशिएंट है, यानी कि एक लेबर से अगर आप एक क्लोथ बनवाते हो तो नहीं, एक लेबर से अगर आप क्लोथ्स बनवाते हो तो वो 10 बेल्स प्रोड्यूस करने को रेडी है, मतलब एबल है। और अगर आप उससे मशीन की प्रोडक्शन करवाते हो तो एक लेबर सिर्फ एक मशीन यानी 1 यूनिट ऑफ मशीन वो बना पाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी 10 टाइम्स ज्यादा है क्लोथ बनाने में एज कंपेयर टू मशीन। पर इस केस में भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC स्ट्रेट लाइन आ सकता है। कैसे, देखो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 4 लेबर हैं, देयर आर 4 लेबर्स, 4 के 4 लेबर्स क्लोथ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 40 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस हो रही हैं एंड नथिंग ऑफ मशीन, 0 यूनिट ऑफ मशीन, डन। देन एक लेबर को ट्रांसफर किया क्लोथ की फैक्ट्री से मशीन की फैक्ट्री में, तो बच्चे 10 यूनिट्स सफर कर देंगी क्लोथ की बेल की, तो 30 यूनिट्स ऑफ बेल, क्योंकि एक लेबर को मैंने एफिशिएंट माना है 10 बेल्स बनाने के लिए, तो वो जब वहां से दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया तो 1 यूनिट मशीन की बन गई, लेकिन 30 बेल क्लोथ की बन रही है। देन एक और ट्रांसफर किया तो फिर 20 बेल बन पा रही हैं और 2 यूनिट्स बन पा रही हैं। यानी एवरी टाइम क्या हो रहा है कि मेरी 10-10 बेल सफर कर रही हैं हर एडिशनल यूनिट ऑफ मशीन के लिए। तो यहां रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट तो नहीं है, he is means labor is 10 times more efficient for the production of cloth as compared to the production of machine. But one point is common,
वन पॉइंट इज कॉमन। वो पॉइंट क्या है कि एमओसी सेम है, यानी हर बार 10 यूनिट बेल की सेक्रीफाइस हो रही है एक मशीन बनाने के लिए। देखिए आप 10:1, 10:1, 10:1 एंड 10:1, और ये वो पॉइंट है एमओसी का सेम होना, ये वो पॉइंट है जो उसकी शेप को डिफाइन करता है। और यहां पर भी अगर आप बना के देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। ट्राई करिए, यहां पर यूज 2 ले लो बच्चों, दैट इज मशीन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर बेल क्लॉथ की ले लो 10 20 30 एंड 40। और अगर आप देखेंगे तो पहला कॉम्बिनेशन ये वाला आएगा, सेकंड कॉम्बिनेशन बच्चों यहां पर आएगा, थर्ड कॉम्बिनेशन यहां पर आएगा, प्लॉट करके देखिएगा, फोर्थ कॉम्बिनेशन यहां पर आएगा और फिफ्थ कॉम्बिनेशन यहां पर आएगा। और अगर आप यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व लाइक द प्रीवियस वन, ठीक है। और दोनों में यहां पर भी क्या क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों, एमओसी हर बार कांस्टेंट है, 10:1 हर बार कांस्टेंट है, 10:1, 10:1, 10:1, 10:1, बट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। रिसोर्सेज आर 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ मशीन, ठीक है। तो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी का इक्वल और अनइक्वल होना यह डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप क्या आने वाली है। एमओसी का कांस्टेंट होना यह डिफाइन करता है। अगर एमओसी कांस्टेंट है तो यस ये स्ट्रेट लाइन है, और एमओसी अगर बढ़ती चली जाएगी लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर, तो उसकी शेप कैसे आने वाली बच्चों, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। सो दैट वाज अ टॉपिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पीपीसी सेम स्ट्रेट लाइन होगा कि या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। थैंक यू बच्चों।